आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शेंजन वीज़ा के बारे में कि ये किन लोगों को इजीली मिल सकता है, किन लोगों को शेंजन वीज़ा अप्लाई करना चाहिए और इसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं और प्रोसेस क्या है। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। इससे ज़रा मोटिवेशन होती है मुझे मजीद वीडियोज़ बनाने की। वीडियो अगर अच्छी लगे तो कमेंट्स में ज़रूर बता दिया करें कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। क्वेश्चन कोई हो तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उसका रिप्लाई आपको ज़रूर करूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शाहजैन यासिर। आज हम बात करेंगे शेंजन वीज़ा के बारे में कि पाकिस्तान से शेंजन वीज़ा अगर आपने अप्लाई करना है तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। इसके अलावा कौन कौन लोग जो हैं वो शेंजन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, किन लोगों के चांसेस ज़्यादा होते हैं शेंजन वीज़ा हासिल करने के। इन सारी बातों के बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करें थोड़ा शेंजन वीज़ा के बारे में, आपको बताता चलूँ कि अगर आप यूरोप की इन कंट्रीज़ में से जो शेंजन के अंदर आती हैं, शेंजन जोन में, उनमें से किसी एक कंट्री का भी वीज़ा लेते हैं, सपोज अगर आपका स्पेन का वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो आप जो शेंजन के अंडर 26 से 27 कंट्रीज़ आती हैं तो उन सब का आप विज़िट कर सकते हैं। अगर आपको स्पेन का वीज़ा मिल जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्पेन में जाना पड़ेगा और स्पेन से आप 26 कंट्रीज़ में से किसी को भी जाके विज़िट कर सकते हैं विदाउट एनी वीज़ा। क्योंकि जो शेंजन वीज़ा होता है, समझे कि वो टोटल वो 26 जो कंट्रीज़ हैं उन सब के लिए वो एक ही वीज़ा चलता है। शेंजन वीज़ा हासिल करने के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं। डॉक्यूमेंट्स पे बात करने से पहले हम पहले ये डिस्कस कर लें कि कौन से लोग हैं जिनके चांसेस ज़्यादा होते हैं शेंजन वीज़ा हासिल करने के, किन लोगों को इजीली शेंजन वीज़ा मिल जाता होता है। वो लोग जो बिजनेसमैन हैं या वो जॉब करते हैं। दो कैटेगरीज होती हैं जिनमें आपने अपना सोर्स ऑफ इनकम बताना है कि मेरे पास इनफ अर्निंग है, मेरे अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो भी अच्छा है और मैं एक टूरिस्ट हूँ और घूमने फिरने के लिए डिफरेंट कंट्रीज़ में जाता रहता हूँ। तो इसलिए ट्रैवल हिस्ट्री होना भी बहुत ज़रूरी है शेंजन वीज़ा अप्लाई करने के लिए। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री में चाहे छोटे कंट्रीज़ हैं, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, दुबई, ओमान या टर्की हो गया, बाकू, आज़रबाईजान वगैरह हो गया, तो ये अगर आपके वीज़ाज़ आपके पासपोर्ट पे हैं तो फिर तो आपको मस्ट अप्लाई करना चाहिए यूरोप का वीज़ा। अगर आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो फिर शेंजन वीज़ा हासिल करना कंपैरेटिवली काफ़ी मुश्किल हो जाता है, जिसके चांसेस बहुत कम होते हैं। तो अगर आपकी थोड़ी बहुत भी ट्रैवल हिस्ट्री है तो 3, 4, 5 कंट्रीज़ आपने विज़िट किए हुए हैं और आप ये बता सकते हैं अपनी वीज़ा एप्लीकेशन में कि मैं एक जेन्युइन ट्रैवलर हूँ और मैं टूरिज़्म के लिए डिफरेंट कंट्रीज़ में जाता रहता हूँ, तो मैंने टूरिज़्म पर्पज़ के लिए ही यूरोप का विज़िट करना चाह रहा हूँ, तो उन लोगों में चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं। सेकेंडली, जो लोग बिज़नेस करते हैं जिनके अकाउंट का, चले आपको बैलेंस भी आपको बता दूं कि रिक्वायरमेंट क्या है, कितनी आपकी स्टेटमेंट होनी चाहिए। चाहे आप जॉब करते हैं या आप बिजनेस करते हैं तो आपके अकाउंट में एटलीस्ट 12 से 15 लाख रुपए होने चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि यूरो का रेट भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुका है, हमारा जो पैसा है रुपया का रेट जो है वो भी काफ़ी नीचे आ चुका है। तो एटलीस्ट आपके अकाउंट में 15 से 18 लाख 20 लाख अगर हों तो आपकी जो स्टेटमेंट है उसे हम अच्छा कंसिडर करेंगे। इस तरह अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी जो है एटलीस्ट 1 लाख 1.5 लाख से ज़्यादा ही होनी चाहिए, ताकि उसके अगेंस्ट जो आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा, आपकी जो सेविंग्स होगी, तो वो आप शो कर सकते हैं कि मेरे अकाउंट में इतना क्लोजिंग बैलेंस है और मैं ये जॉब करता हूँ, तो मेरी जो सेविंग है उनमें से मैं अपना विज़िट करना चाह रहा हूँ यूरोप का। अब बात कर लें कि यूरोप का जो विजिट वीज़ा आपने अप्लाई करना है, टूरिस्ट वीज़ा बेसिकली आपने अप्लाई करना है अगर आप टूरिज्म पर्पज़ के लिए जा रहे हैं। अगर तो आपका कोई फैमिली मेम्बर यूरोप के किसी कंट्री में, चाहे वो स्पेन में या फ्रांस में है, तो अगर आप अपनी फैमिली से मिलने जा रहे हैं, किसी फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको अप्लाई करना होगा विजिट वीज़ा। तो अगर आप जस्ट टूरिज्म पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, आपके पास कोई इन्विटेशन लेटर नहीं है, तो फिर भी आप इजीली यूरोप का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अप्लाई करेंगे टूरिस्ट वीज़ा। शेंजन वीज़ा हासिल करने के लिए बाकी डॉक्यूमेंट्स पे बात कर लें तो सबसे पहले आपको एक कवर लेटर बनाना चाहिए। कवर लेटर में क्या क्या चीज़ें आपने डिस्कस करनी है। सबसे पहले आप बताएंगे कि मैं यूरोप या जिस कंट्री में भी आप जाना चाह रहे हैं तो आपका पर्पज़ क्या है, आप क्यों विज़िट करना चाह रहे हैं, पर्पज़ बताएंगे। फिर उसके बाद आप अपने बारे में बताएंगे कि मैं ये जॉब या ये बिज़नेस में इतने अरसे से कर रहा हूँ और मेरा क्लोजिंग बैलेंस ये है, मेरी सेविंग्स ये हैं और मेरा ये प्लान है। उसके अंदर आप अपना टूर प्लान भी बता सकते हैं कि मैं कितने दिन के लिए जाना चाह रहा हूँ। जो ड्यूरेशन ऑफ स्टे है वो मेरा मशवरा तो आपको यही है कि एटलीस्ट जो है
15 दिन का ही आप रखें, 15 दिन से ज़्यादा ना रखें, क्योंकि उसके एक्सपेंसेस को बेयर करना, वो सारी चीज़ें वो 15 दिन की थोड़ा सा ईजी होती हैं। अगर आप 1 माह का करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो भी उसके अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। तो बेहतर यही होता है कि 10 से 15 दिन का आप टूर प्लान दें कि मैं 10 से 15 दिन के लिए विजिट करना चाह रहा हूँ। तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि अगर आप स्पेन का या फ्रांस का अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपने मेंशन करना है कि जी मैंने 5 दिन 10 दिन इधर स्पेन में रहना है, उसके बाद मैंने फ्रांस चले जाना। तो हरगिज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। जिस कंट्री का आप विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, टूरिस्ट वीज़ा आप अप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ उसी कंट्री का ही बताएं। अगर स्पेन का आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आप बताएं कि जी बार्सिलोना जो आपका सिटी है वो बड़ा अच्छा एक शहर है, बड़ा ज़बरदस्त शहर है, मैं उसको विजिट करना चाह रहा हूँ। तो उसकी जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, अपने कवरिंग लेटर में या टूर प्लान में आप उन टूरिस्ट अट्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा बताएं कि डे 1 में मैं यहाँ जाऊँगा, डे 2, डे 3। उसके अकॉर्डिंगली आप अपना 7 डेज़ का या 15 डेज़ का प्लान उन्हें बता सकते हैं। कवर लेटर या टूर प्लान का सबसे पहले मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप ये खुद से लिख लेते हैं, और इसको लिखना कोई मुश्किल नहीं है, आपको किसी भी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप खुद से उसको लिखते हैं, क्योंकि वो एक समरी होती है आपकी कंप्लीट जो एप्लीकेशन है उसकी एक समरी, उसमें डिटेल से लिखी होती है कि आप क्या करते हैं, आप क्यों जाना चाह रहे हैं, आपकी डेट ट्रैवलिंग डेट्स क्या हैं, और आपने क्लोजिंग बैलेंस क्या शो किया है, वो सारी चीज़ें आपने उसके अंदर लिखनी होती है। अगर वो कवर लेटर आप अपना लिख लेते हैं तो फिर जब आप वीज़ा एप्लीकेशन को फिल करना शुरू करते हैं तो वही सेम चीज़ें आप उधर पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी करें और वो पेस्ट कर दें। क्योंकि जो चीज़ें आपने कवर लेटर में लिखी होती हैं वही सेम चीज़ें आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में भी लिखनी होती है। इसलिए मैं कवर लेटर को सबसे ऊपर रख रहा हूँ कि ये आप सबसे पहले बनाएं और उसके बाद अपनी वो एप्लीकेशन और बाकी चीज़ें इकट्ठी करें। बाकी चीज़ें ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कवर लेटर के बाद दूसरी चीज़ जो है वीज़ा एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन आप इजीली डाउनलोड भी कर सकते हैं, और वो हार्डली 2 पेजेस की होती है, और उसमें वही आपने डिटेल लिखनी होती है कि नाम, सरनेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ और पर्पज़ क्या है आपका, और कौन कौन सी डेट्स में आप जाना चाह रहे हैं, कब जाना है, कब वापस आना। तो ऑलमोस्ट इस तरह की बहुत ईजी सी चीज़ें होती हैं। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग तो बैंक स्टेटमेंट ही है। बैंक स्टेटमेंट आपको 6 मंथ्स की चाहिए होगी, और उसके साथ आपको अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप्स भी चाहिए होगी, आपका जॉब लेटर भी चाहिए होगा, और लीव लेटर भी चाहिए होगा जो आपकी कंपनी की तरफ से होगा, और आपका जो एम्प्लॉयर या कंपनी है उसका फ़ोन नंबर भी उसमें मेंशन होना चाहिए कि अगर वो वेरीफाई करना चाहें तो इजीली फ़ोन करके वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद होटल बुकिंग की ज़रूरत होती है यार। कोशिश करें कि होटल को प्रॉपर्ली बुक करें, और ऐसा होटल बुक करें कि जिसके जो चार्जेस हैं वो आप रिफ़ंड भी करवा सकें। कुछ ऐसे होटल्स होते हैं जो आपको रिफ़ंड कर देते हैं अगर आप उनके टाइम से पहले अपनी बुकिंग को कैंसिल कर देते हैं। तो होटल बुकिंग मस्ट होगी आपकी, जहाँ पे आपने जाते ही स्टे करना है। जैसे जिस डे पे आपने पहुँचना है उस दिन जब आपने जहाँ पे स्टे करना है उस होटल की बुकिंग चाहिए होगी, चाहे वो 1 दिन की, 2 दिन की या 4 दिन की आप करवा सकते हैं। तो बाकी आपका जो भी टूर प्लान है, जहाँ जहाँ आपने जाना है, उन सारे होटल्स की बुकिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट 2 या 3 दिन की होटल बुकिंग की ज़रूरत होती है, ताकि आप जिस दिन वहाँ पे पहुँचेंगे तो आपने कहाँ पे जाके स्टे करना है। क्योंकि ये बात भी वीज़ा एप्लीकेशन में पूछी जाती है कि अगर आप वहाँ जाते हैं तो आपका स्टे कहाँ पे होगा। इसके बाद फ़्लाइट रिजर्वेशन आ जाती है। फ़्लाइट रिजर्वेशन भी आप खुद से ईजिली कर सकते हैं, तो वो कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये मुश्किल काम है तो फिर किसी भी ट्रैवल एजेंट के पास जाके आप एक टिकट रिज़र्व ज़रूर करवा सकते हो। थोड़े से नॉमिनल अपने चार्जेस लेगा, और आपकी जो फ़्लाइट रिजर्वेशन है वो हो जाएगी, तो वो आप उसके साथ अटैच कर सकते हैं। जॉब पर्सन्स के लिए तो बता दिया कि उनके लिए उनका जॉब लेटर वगैरह चाहिए। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपके बिजनेस के प्रूफ जो हैं वो लगाने होंगे, बिजनेस का जो भी आपकी रजिस्ट्रेशन है। इसके साथ अगर आपका एनटीएन है तो वो भी आप साथ ज़रूर लगाएं। लास्ट 2 ईयर्स के टैक्स रिटर्न्स लगा दें। अगर आप जॉब करते हैं और आपने टैक्स पे करते हैं प्रॉपर्ली, तो आप भी टैक्स रिटर्न्स अपने साथ अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा पोलियो सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, और नादरा का पोलियो सर्टिफिकेट आजकल चाहिए होता है। किसी भी हॉस्पिटल में आप जाएँ, वहाँ से आपका जो पोलियो सर्टिफिकेट है वो इजीली बन जाता है। और उन्हें कहें जी पोलियो सर्टिफिकेट जो है उसको ऑनलाइन कर दें। वो नादरा की वेबसाइट पे जाके 100 रुपीज़ उसके चार्जेस हैं, तो वो लेके आप इजीली उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, या नादरा के किसी भी ऑफिस जाके आप वो हासिल कर सकते हैं। ये थे सिंपल से डॉक्यूमेंट्स शेंजन का वीज़ा अप्लाई करने के लिए। ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी फाइल की ज़रूरत नहीं होती। और एक चीज़ सिर्फ रह गई, ट्रैवल इंश्योरेंस, वो भी आपको लेनी पड़ेगी। वो भी अगर आप ऑनलाइन बाय करेंगे तो 5, 6, 7 हज़ार में आपको ईजिली मिल जाती है, और उसको ऑनलाइन बाय किया जा सकता है। क्योंकि यूरोप का वीज़ा हासिल करने के लिए आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो होना बहुत ज़रूरी होता है। बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, वो आप डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करें, अपना पासपोर्ट लें और अपनी अपॉइंटमेंट लें, और उसके जाके आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जमा करवा सकते हैं। अब बात कर लें कि फ़ीस कितनी होती है। यूरोप में आप किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं, चाहे वो स्पेन है, फ्रांस है, नीदरलैंड है, इटली है, शेंजन वीज़ा जो अप्लाई करना है उसके जो चार्जेस हैं वो 80 यूरोज़ होते हैं। तो 80 यूरोज़ को कन्वर्ट कर लेंगे पाक रुपीज़ में कितने बनते हैं और वो इंडियन रुपीज़ में कितने बनते हैं,
तो इसके अलावा अगर क्योंकि जो वीज़ा आपने अप्लाई करना है VSF ग्लोबल के थ्रू अप्लाई करना होता है, तो उनके ड्रॉप बॉक्स के कुछ थोड़े से चार्जेस होते हैं, वो ऑलमोस्ट कोई 20 या $23 के करीब होते हैं। तो अगर इसको टोटल देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट आपके 20 से 25 हज़ार पे पाकिस्तानी फ़ीस आपकी लगेगी और आपका शेंजन वीज़ा अप्लाई हो जाएगा। तो कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी फ़ीस नहीं है, बस इसकी फ़ाइल को आपने अच्छे तरीके से देख के जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो आपने लगानी हैं, और पिक्चर्स भी आपने लगानी हैं वाइट बैकग्राउंड के साथ, पासपोर्ट साइज़। तो ये सिंपल से डॉक्यूमेंट्स है, ये डॉक्यूमेंट्स आप सारे गैदर कर सकते हैं और कोई ऐसा मुश्किल डॉक्यूमेंट नहीं है। वीज़ा अप्लाई करने से पहले, इसीलिए मैंने आपको हमेशा कहता हूँ कि वीज़ा अप्लाई करने से पहले अपनी सारी सिचुएशन, अपना जो सिनेरियो है उसको अच्छे तरीके से देख लें कि क्या मुझे वाकई वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। सिंपल वे है कि अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री है, तो 3-4 कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री है और आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, आप उस स्टेटमेंट का प्रूफ भी दे सकते हैं कि ये पैसे मैंने कैसे कमाए हैं। अगर आपने बिज़नेस से कमाए हैं तो अपने बिज़नेस के प्रूफ साथ लगा लें, अगर आप जॉब से कमाए हैं तो अपना जॉब लेटर वगैरह वो आप अटैच कर सकते हैं। तो सिर्फ ये 2 चीज़ें ही आपने देखनी है शेंजन वीज़ा अप्लाई करने के लिए, कि अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री है और आपकी स्टेटमेंट अच्छी है तो आप शेंजन वीज़ा अप्लाई करें और होपफुली वीज़ा ईजिली मिल भी जाएगा। तो अगर ये चीज़ें आपके पास नहीं हैं तो फजूल में अपने पैसे और टाइम ना ज़ाया करें और शेंजन वीज़ा ना अप्लाई करें, क्योंकि आजकल रश बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे लोग जो हैं वो शेंजन वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ का अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए अपॉइंटमेंट्स के भी काफ़ी सारे मसले आ रहे हैं, लोगों को अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही और मजबूरन उन्हें अपॉइंटमेंट किसी भी एजेंट से ख़रीदनी पड़ रही है। तो एजेंट्स के डिफरेंट रेट्स हैं, डिफरेंट एजेंट्स के, तो 15,000 से लेके आलमोस्ट 50,000 40,000 तक लोग सिर्फ अपॉइंटमेंट का मांग रहे हैं। वीज़ा फ़ीस जो मैंने आपको बताई है वो टोटल चार्जेस आलमोस्ट 20 से 25,000 बनते हैं और इतने ही आलमोस्ट चार्जेस वो अपॉइंटमेंट के भी मांग रहे हैं। तो अगर आपके पास वो सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको वीडियो में बताई हैं और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी अच्छी है, तो फिर आप यूरोप का वीज़ा ज़रूर अप्लाई करें। अगर आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती तो फिर मजबूरन वो बाई ही करनी पड़ेगी, बाई करके फ़ाइल बनाएं और जाके VSF ग्लोबल में अपनी जो फ़ाइल है वो सबमिट करवा दें। उसके बाद आपको वेट करना पड़ेगा। प्रोसेसिंग टाइम मोस्टली जो कंट्रीज़ हैं उनका तकरीबन 60 दिन का ही होता है। विद इन 60 डेज़ आपका डिसीजन आ जाता है कि आपका वीज़ा लगा है या नहीं लगा है। ये थी जी आज की वीडियो। होपफुली आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दे दिया करें अगर आपको वीडियो आपके लिए यूज़फुल हुई है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।